हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों आज का जो ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गति के समीकरण यानी कि मोशंस इक्वेशन जो होते हैं, मोशन ऑफ इक्वेशन, इसके जो क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे ये जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल आज मैं करा रहा हूं सीधे ग्रुप डी में उठ के आएंगे। मैं आप जो कहेंगे वो करने को तैयार हूं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आए हुए हैं और ये क्वेश्चंस अब भी आएंगे। क्योंकि स्पेशली आप देखेंगे न्यूमेरिकल में अगर सबसे कठिन जो चैप्टर रहता है ना, वो ये वाला चैप्टर रहता है। आज मैं इसके पूरे न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा और इसका एक और वीडियो आएगा जिसमें आपको जो बचे कुचे हैं सारे आपको कराऊंगा। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर जो स्टूडेंट है ना, जो कठिन न्यूमेरिकल्स लगते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, और प्रॉब्लम यही होती है कि उनके 1-2 मार्क्स से सिलेक्शन रुक जाता है। और आपको पता है अगर 1-2 मार्क्स से आपका सिलेक्शन रुक गया तो उससे बुरा इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। आपको इस वीडियो से कम 1 से 2 न्यूमेरिकल तो आपको मिलेंगे। यानी कि 10 क्वेश्चन में से अगर आपको 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे तो आप सोचिए कितना वो है। यानी कि सारे न्यूमेरिकल हैं वो यहीं से आते हैं। हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इन 10 ही वीडियोज़ में, 10 न्यूमेरिकल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना टाइम ख़राब करते हुए। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक जो यहाँ बेसिक देखते हैं। तो बेसिक में देखिए पहला जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, यो का यो बहुत बार पूछा गया है। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि वेग समय ग्राफ जो होता है उसमें जो क्षेत्रफल रहता है वो किस चीज़ को व्यक्त करता है। यानी कि जब कोई वस्तु गति कर रही होती है तो समय और वेग का जो ग्राफ होता है, ठीक है, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है किस चीज़ को व्यक्त करता है। तो उसका क्षेत्रफल दूरी को यानी कि डिस्टेंस को यहाँ पर व्यक्त करता है। आपको ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा गया है। और इसका जो ग्राफ होता है वो कैसे प्राप्त होता है, एक आयत के रूप में प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पर जो वेग है वो स्थिर है। जब वेग स्थिर हो तो उस समय यहाँ पर देखिए वेग स्थिर रहेगा और टाइम है वो बढ़ता जाएगा, तो जो ग्राफ बनेगा वो एक आयताकार बनेगा। दूसरा ग्राफ देखते हैं, जब वस्तु समान त्वरण से गतिशील हो, यानी कि त्वरण है वो इंक्रीज हो रहा है लगातार लगातार लगातार। तो देखिए पहले त्वरण नहीं था लेकिन यहाँ से त्वरण देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा यहाँ पर देखिए, ठीक है। और तीसरा ग्राफ, जब वस्तु असमान त्वरण से गतिशील हो उस समय जो ग्राफ बनता है कैसे बनेगा। देखिए मान लीजिए पहले वस्तु का वेग लगातार बढ़ रहा था, ठीक है, फिर स्थिर हो गया और फिर घट गया, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ये तीनों ग्राफ आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर गति के समीकरण। तो गति के यहाँ पर 3 समीकरण हैं, ठीक है। पहला है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और तीसरा है s बराबर u टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। आपको तीनों जो आपके ये समीकरण हैं याद होने चाहिए। कैसे भी याद कीजिए, इन तीनों समीकरण को याद करना है। जो साइंस बैकग्राउंड से उनको तो याद करने की जरूरत नहीं है, याद हो जाते हैं, लेकिन आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले हैं इनको याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जहाँ पर देखिए ए हम किस प्रकार से निकालेंगे, ए मैंने पहले बता दिया, त्वरण होता है जो v माइनस यू बटे टी होता है, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टी। अब यहाँ पर देखते हैं जो सारी वैल्यू हैं उनके मान। देखिए यहाँ पर जो u है, ठीक है, वो क्या होता है, प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। दूसरा जो होता है v, वो होता है अंतिम वेग यानी कि अल्टीमेट वेलोसिटी या अल्टीमेट स्पीड, ठीक है। s होता है वो होता है दूरी, डिस्टेंस। ए जो यहाँ पर लिया गया है वो है त्वरण, एक्सेलरेशन, और टी है वो है टाइम यानी कि समय। ये यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर एक एक करके सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो न्यूमेरिकल है उसको देखते हैं, बहुत सीधा सा न्यूमेरिकल लिया है पहला। तो देखिए पहला, एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है। प्रारंभिक वेग का मान दिया है u का मान, ठीक है, 4 मीटर प्रति सेकंड। यदि यह वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गतिशील है, त्वरण देखिए a का मान दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड, तो 5 सेकंड के बाद यानी कि टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड, तो वस्तु का वेग व दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए वेग ज्ञात करने के लिए जो चीज़ हमने दी हुई है ना सबको नोट कर लिया। अब देखिए वेग हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। तो एक तो वेग का फॉर्मूला है ये v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो इसके लिए हमको s चाहिए यानी कि डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस तो है नहीं तो ये नहीं लगाएंगे। दूसरा हमारे पास जो फॉर्मूला है दोस्तों वो है v बराबर u प्लस ए टी। तो देखिए हमारे पास सब है, u का मान भी है, a का मान है, t का मान है, सब रख देंगे। तो यहाँ पर v का मान हम इससे निकाल लेंगे, v का मान निकाल लेंगे, v बराबर u प्लस ए टी से हल करेंगे, आंसर आएगा 14 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, इसी क्वेश्चन में एक और चीज़ आपसे पूछी है, वो है वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी का देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, s बराबर u टी प्लस 1/2
a² ये दूरी का ही फॉर्मूला स्पेशली। तो यहाँ पर देखिए सब वैल्यू हमारे पास हैं, उनको हम रख देंगे और हल करेंगे, आंसर आ जाएगा 45 मीटर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, एक बस है, उसकी स्पीड 5 सेकंड में 25 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 70 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। यानी कि एक बस थी है ना, उसकी जो पहले स्पीड थी वो थी 25 किलोमीटर प्रति घंटे, 5 सेकंड में उसकी स्पीड बढ़ गई और 5 सेकंड बाद जो स्पीड थी वो हो गई 70 किलोमीटर प्रति घंटे। तो बस का माध्य त्वरण ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए अगर त्वरण एक ही सेकंड का होता ना तो वो ओनली त्वरण होता, लेकिन 5 सेकंड की बात करें तो हमेशा एवरेज लिया जाता है, माध्य लिया जाता है। देखिए जो चीज़ दी गई है उसको नोट कर लेते हैं। टी का मान दे रखा है 5 सेकंड, यू का मान 25, वी का मान 70। आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये जो सारे क्वेश्चन हल करेंगे टाइम को हमेशा, टाइम और स्पीड को, टाइम को सेकंड में लेना है, स्पीड को हमेशा मीटर प्रति सेकंड में लेना है। दोस्तों ध्यान रखना है, मैंने आपको अब तक न्यूमेरिकल के जो भी क्वेश्चन कराए हैं मैंने यही कहा है, आपको सभी जगह मीटर प्रति सेकंड में लेना है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट निकाले तब घंटे में लेना है। तो पहले क्या करेंगे, हम जो स्पीड है उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, और मीटर प्रति सेकंड से कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। कर लिया। इसको देखो अभी सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि आगे देखिए बहुत ईजी हो जाएगा। अगर इसको अभी गुणा भाग कर लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे देखिए, तो देखिए हमसे पहले पूछा है यहाँ पे क्या ज्ञात कीजिए, त्वरण ज्ञात कीजिए। तो त्वरण बिल्कुल सीधा सा है, a बराबर v माइनस यू बटे टी। तो देखिए v की वैल्यू है ये रही, a की वैल्यू है ये रही, बटे 5। अब देखिए 5/18 दोनों में कॉमन है, ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 70, यहाँ बचेगा 25। 70 माइनस 25 जो कि होता है 45, है ना। इसको हल करेंगे तो 5/18 पहले ही था, इसको जैसे हल करेंगे दोस्तों जो आंसर आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा यहाँ पर 2.5 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि त्वरण है 2.5 मीटर प्रति सेकंड है। दोस्तों ये थे इजी क्वेश्चन। अब करने वाले हैं बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो यूँ के यूँ आने वाले हैं। दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन ये है, कोई पिंड विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है। विराम अवस्था का मतलब जीरो स्पीड से, यानी कि यू का मान कितना है 0। यदि त्वरण इसका 10 मीटर प्रति सेकंड है, त्वरण का मतलब है कि इसकी स्पीड है ना वो 1 सेकंड में 10 मीटर लगातार बढ़ रही है। ठीक है, तो 10वें सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन है। 10वें सेकंड में ध्यान रखना दोस्तों, ये नहीं पूछा 10 सेकंड बाद। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। 10वें सेकंड एंड 10th सेकंड में इसकी जो दूरी ज्ञात करनी है वो कितनी है। तो देखिए हमको क्या दिया है, यू का मान है 0। ठीक है दोस्तों, ए हमको दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए 10वें सेकंड की क्या ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे भाई 1 से और 10 तक टोटल कितनी थी, और 1 से 9 तक कितनी थी। तो 10 तक उसने जितनी भी दूरी तय की उसमें से अगर 9वें सेकंड तक की दूरी को हम माइनस कर देंगे तो 10वां सेकंड अपने आप निकल आएगा ना। तो हम देखिए क्या करेंगे, देखिए दूरी का फॉर्मूला होता है S बराबर UT प्लस 1/2 AT²। अब देखिए यू तो क्या है 0 है, तो UT का मान तो क्या होगा 0, तो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, तो S बराबर हो जाएगा ओनली 1/2 AT²। अब देखिए 10वें सेकंड का निकालना है तो क्या करेंगे, T बराबर 10 में से T माइनस 9 घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर S10 का मान निकालेंगे, 10वें सेकंड में तय की गई दूरी, तो 1/2, 1 का मान 10 दिया हुआ है, यहाँ पर 10वें सेकंड और यहाँ पर 9वें सेकंड हल करेंगे, आंसर आ जाएगा 95 मीटर। यानी कि इसके द्वारा 10वें सेकंड में जो तय की गई दूरी है वो है 95 मीटर। देखते हैं दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, एक पिंड है वो 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंका जाता है, यानी कि नीचे से, और 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंक दिया। ठीक है, इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हाइट आपसे पूछा है, अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण है वो 10 मीटर प्रति सेकंड है। दोस्तों एक चीज़ आपको इस क्वेश्चन में नोट करना है, देखिए जब भी कोई वस्तु होती है ना, जब भी कोई वस्तु अगर उसको हम पृथ्वी की तल से ऊपर की ओर भेजते हैं ना, तो देखिए गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है ना, गुरुत्वीय त्वरण A, वो क्या लगता है पृथ्वी से कोई वस्तु ऊपर है ना उसको जाने से रोकता है। यानी कि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ना वो वस्तु को नीचे की ओर खींचता है, और हम वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, उस स्थिति में क्या होता है, जो त्वरण है ना उसका मान ऋणात्मक लिया जाता है। जब भी कोई वस्तु अगर पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जाती है ना, तो देखिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण नीचे की ओर काम करता है, लेकिन वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं। तो जब भी गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध कार्य करना पड़े तो जी का मान हमेशा नेगेटिव लेना ध्यान रखना है। मान लीजिए अगर किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंका जाए ना
तो यहाँ पर यूँ का यूँ प्लस लेंगे, लेकिन वस्तु को नीचे से ऊपर फेंके तो हमको क्या करना है, जी का मान नेगेटिव ले लेना, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखिए बिल्कुल ईजी हो गया, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यू का मान दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। जी बराबर हो गया ए बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड, और हाइट आपसे पूछी है। तो देखिए नॉर्मली जो फॉर्मूला था उसका था वी स्क्वायर, अंतिम वेग पूछा है ना, तो अंतिम वेग का फॉर्मूला देखिए हमारे पास क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as समीकरण से। अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है, तो ए बराबर कर लेंगे माइनस का जी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सूत्र क्या हो गया, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gs, वी का मान है अंतिम हो गया 0। तो यहाँ से हाइट पूछी है ना, हाइट देखिए दूरी के बराबर ही होगी, तो देखिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gs से ज्ञात करेंगे। देखिए क्योंकि हम एस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT इस्तेमाल नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। ये गति का दूसरा आपका निकाल सकते हैं, गति का आप इससे आप दूरी निकाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसके लिए हमको टाइम चाहिए, और टाइम हमको क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हम करेंगे दूसरा सूत्र इस्तेमाल, और दूसरा सूत्र देखिए ये होता है। अब इसमें हमको टाइम की जरूरत नहीं पड़ती है, तो देखिए v का मान अंत में क्या हो गया, 0 हो जाता है, क्योंकि वस्तु को आप फेंकोगे ना तो लास्ट में अधिकतम ऊंचाई जाकर उसका वेग 0 हो जाता है। तो v तो क्या है 0 हो गया, u था 10 और -2, g का मान हो गया 10 और s का मान ये, जब इसको हल करेंगे s का मान निकल गया 5 मीटर, यानी कि वस्तु है अधिकतम 5 मीटर ऊपर जाएगी और उसके बाद में स्टॉप हो जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो, देखिए एक वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ होकर 50 मीटर प्रति सेकंड तक का वेग प्राप्त करती है, तो यदि इसका त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड है तो इसके द्वारा तय की गई दूरी आपको ज्ञात करनी है। यानी कि एक वस्तु है वो विराम अवस्था से प्रारंभ होती है, यानी कि u का मान है 0, ठीक है। v का मान आपको दे रखा है कितना, मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। v का मान देखिए, v का मान है 50, ठीक है 50, और इसका त्वरण है यानी कि a का मान कितना हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। तो आपसे पूछा इसकी दूरी ज्ञात कीजिए, तो देखिए दूरी ज्ञात करने का हमारे पास इसको मैं 2 मेथड से कराऊंगा। तो देखिए पहला मेथड तो ये है कि हम देखिए इस सूत्र से निकाल सकते हैं, ठीक है। इस सूत्र से हम s का मान निकालेंगे, s देखिए क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, लेकिन इसके लिए हमको चाहिए क्या, टाइम चाहिए। अब देखिए टाइम हम कहाँ से निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं इस सूत्र से, ठीक है, v बराबर u प्लस AT से। तो देखिए v का मान तो हो गया क्या 50 दिया हुआ है, u 0 से चलना प्रारंभ की थी, a का मान आपको दिया है, टाइम यहाँ से निकाल लेंगे 10 सेकंड। तो एक तरीका तो ये है, टाइम निकाल के आप इसमें रखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 250 यानी कि 250 मीटर। लेकिन दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, हमारे पास दूसरा जो तरीका है वो है डायरेक्ट, ठीक है। आपसे पूछा है यहाँ पर दूरी ज्ञात करनी है, तो हमारे पास ये भी एक फॉर्मूला है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखिए यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो वी स्क्वायर का मान है 50, इसको हल करेंगे और s बराबर आ जाएगा 250 मीटर यानी कि 250 मीटर, ठीक है दोस्तों। यानी कि 2 तरीके हमारे पास हैं, हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। देखिए एक रेलगाड़ी है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, एक रेलगाड़ी है वो 72 यानी कि यू का मान आपको दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है, और इसे 200 मीटर दूरी पर हमको रोकना है। मान लीजिए स्टेशन आ गया, लेकिन या कुछ भी आ गया आगे, मान लीजिए कोई साधन आ गया या कोई जानवर आ गया और ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी, तो इसको हमको 200 मीटर दूर पर ही रोकना है। तो आवश्यक मंदन ज्ञात कीजिए। अब देखिए मंदन क्या होता है, तो मंदन क्या होता है यानी कि हमको एक सेकंड में कितनी उसकी स्पीड उसको घटाना पड़ेगा, यानी कि वेग में कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा उसके वेग को प्रति सेकंड, उसको बोलते हैं मंदन। ये त्वरण का ही नेगेटिव मान होता है मंदन, ठीक है दोस्तों। त्वरण क्या होता है, वेग को बढ़ाता है, जबकि मंदन वेग को घटाता है। देखिए पहली चीज आपको क्या दी हुई है, यू का मान कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे है। देखिए प्रति घंटे है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। v का मान क्योंकि हमको वेग 0 करना है ना, ट्रेन को रोकनी है, v का मान आ गया 0। कितनी दूरी पर, s का मान आपको दिया हुआ है 200 मीटर, और आपसे पूछा है मंदन यानी कि a का मान। तो देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि अगर हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं उसमें टाइम की जरूरत पड़ती है, तो इससे हम s का मान हमको चाहिए a का मान, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ से हम हल करेंगे, v का मान 0, इसका मान 20, इसको हल करेंगे तो a जो आएगा वो आएगा 1 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि हमको इसका स्पीड है वो प्रति सेकंड 1 मीटर कम करना पड़ेगा। लेकिन मंदन है, मंदन को अगर पॉजिटिव वे में लेंगे तो आएगा 1 मीटर प्रति सेकंड आंसर। आपको चेक करना है प्रश्न में क्या पूछा गया है दोस्तों। कई बार हम उत्तर सही कर लेते हैं, लेकिन
जब आंसर ऑप्शन होते हैं वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे मंदन पूछा है तो 1 मीटर प्रति सेकंड लगाना है, और आपसे त्वरण पूछा है तो -1 मीटर प्रति सेकंड लगाना है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक मीनार की चोटी से छोड़ा गया पत्थर 4 सेकंड में पृथ्वी से टकराता है। यानी कि कोई मीनार थी और वहाँ उसके टॉप से, ठीक है, वहाँ से एक पत्थर फेंका गया और वो 4 सेकंड में पृथ्वी से टकरा गया। ठीक है, तो मीनार की हाइट क्या थी, यानी कितनी ऊंचाई से आपको गिराया गया है। देखिए कुछ नहीं दे रखा है, बस जी का मान दे रखा है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान, और यहाँ पर आपको टाइम दे रखा है। तो देखिए क्या पूछा है, हाइट यानी कि एस यानी कि दूरी। दूरी के हमारे पास 2 सूत्र हैं। ठीक है, पहला सूत्र है ये, तो ये हम नहीं लगा सकते क्योंकि दोस्तों इसके लिए हमको एक वैल्यू चाहिए जो हमारे पास नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास तो हम लगाएंगे यहाँ पर दूसरा वाला, ये वाला। ठीक है दोस्तों, ये वाला सूत्र हम लगाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर s बराबर है ut प्लस 1/2 AT²। तो यहाँ पर देखिए u बराबर है 0, क्योंकि प्रारंभ में जब वस्तु फेंकी गई थी उसका वेग था 0। तो यहाँ पर देखिए इसका मान हो गया 0। ठीक है दोस्तों, 1/2, a का मान है 10 और t का मान है 4। तो इसका स्क्वायर करेंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा 80 मीटर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ग्रुप डी 2018 में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो देखिए 320 मीटर की ऊंचाई से एक पत्थर को गिराया जाता है। एक पत्थर है, उसको 320 मीटर की ऊंचाई से नीचे की ओर गिराया जाता है। तो ये कितने समय के बाद पृथ्वी से टकराएगा। ठीक है, आपको जी का मान दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड और हाइट दे रखी है 320 मीटर। आपसे पूछा है टाइम। अब देखिए, अब इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए कौन सा, स्पीड वाला नहीं, जो डिस्टेंस वाला है ना वो। तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला तो यह है ये, और एक हमारे पास है v² = u² प्लस 2as। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास इस फॉर्मूले में लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, तो टाइम वाले सूत्र में हम लगाएंगे। तो देखिए s बराबर ut प्लस 1/2 AT²। देखिए s का मान है 320, u तो है 0, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, 1/2 AT², और यहाँ पर इसको हल करेंगे। 5t² बराबर 320, t² बराबर 64, तो t बराबर क्या हो जाएगा √64, और √64 को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, t बराबर 8 सेकंड। ठीक है दोस्तों, 8 सेकंड इसका टाइम आ जाएगा। यानी कि 8 सेकंड बाद ये जो पत्थर है वो 320 मीटर की ऊंचाई से नीचे पृथ्वी के तल पर पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मीनार की चोटी से एक पत्थर 4 सेकंड में पृथ्वी से टकरा जाता है। तो पृथ्वी से टकराने के जस्ट पहले, ठीक जस्ट पहले इसका वेग ज्ञात कीजिए। अलग लेवल का क्वेश्चन है थोड़ा सा, यानी कि मीनार की चोटाई से छोड़ा गया पत्थर है, टाइम आपको दे रखा है 4 सेकंड। ठीक है, और आपसे पूछा है जब इस पत्थर को छोड़ा जा रहा था, ठीक है, तो जब ये पृथ्वी की सतह से टकराने वाला ही था तो उस समय इसकी स्पीड क्या थी। तो देखिए जब यहाँ पर जो पत्थर है वो टकराने वाला था तो ये होता है इसका अंतिम वेग, यानी कि लास्ट वेग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया है, पहला दिया है टाइम, यानी कि 4 सेकंड का समय दिया हुआ है। जी यहाँ पर है a के बराबर, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड। यू देखिए शुरू में पत्थर को छोड़ा जाता है तो उसका जो वेग था वो 0 था प्रारंभ में, तो u बराबर हो गया 0। और हमसे पूछा है अंतिम वेग, यानी कि जस्ट जब वो टकराने वाला ही था, यानी कि v का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए v के ज्ञात के लिए बिल्कुल फॉर्मूला है v का, v बराबर u प्लस at। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हल करेंगे, u का मान रखेंगे, a का मान, t का मान, तो आ जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि 40 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग था जब वो पृथ्वी से टकराने वाला ही था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन जो कि है कुछ अलग लेवल का। देखिए 80 मीटर की हाइट से एक गेंद को गिराया जाता है। 80 मीटर की हाइट से एक गेंद को गिराया जाता है, तो यह कितने समय के बाद पृथ्वी से टकराएगा। यानी कि 80 मीटर हाइट थी, यहाँ से एक गेंद को हमने, एक बॉल को नीचे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो कितना समय लेगी पृथ्वी से टकराने में, जबकि जी का मान आपको दे रखा है। तो देखिए हाइट आपको दे रखी है 80 मीटर, जी का मान आपके पास है 10 मीटर प्रति सेकंड, और प्रारंभ में चूँकि जब वस्तु को गिराया जाता है तो इसका अंतिम वेग है वो u। ठीक है, वो 0 था। तो s के लिए, यानी कि दूरी से इसको हम करेंगे। देखिए 2 सूत्र हैं हमारे पास, एक तो हम लगा सकते हैं v² बराबर u² प्लस 2as। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमको चाहिएगा v का मान, तो वो हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर दूसरा s बराबर ut प्लस at²। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर लगाएंगे, टाइम हमको ज्ञात करना है। देखिए s बराबर 80, यहाँ पर u का मान 0 है इसलिए ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। 1/2 a का मान है, यहाँ पर हम लगाएंगे 10 और t बराबर हो जाएगा t²। t तो मान ज्ञात करना ही है, यानी कि 5t² बराबर 80, t² बराबर 16 और t बराबर क्या हो जाएगा √16, और √16 को हल करेंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, और ये है लास्ट क्वेश्चन जो कि बोनस क्वेश्चन है, इसको आपको करना है। दोस्तों आज के इस वीडियो को आप बताइए कि आपको कैसा अच्छा लगा, और ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कमेंट्स कर दोगे कि नेक्स्ट इसका पार्ट चाहिए, तो मैं आपको जो लॉ ऑफ आपके इक्वेशन, मोशन के इक्वेशन के लॉ हैं, इसके जो और क्वेश्चन है वो आपके कराऊंगा, यानी कि गति के समीकरण पर आधारित। और इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें मैं 10-12 क्वेश्चन और करा दूंगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको कोई भी डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी ग्रुप डी NTPC की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।